Good evening, everyone. In today's term, I'm starting the topic Einstein's mass energy equivalence. Einstein's mass energy equivalence. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस रिलेशन है. आपने सुना होगा आइंस्टाइन्स रिलेशन, या फिर रिलेशन भी सुना होगा E इज इक्वल टू mc². छोटा सा, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है आपके सिलेबस में, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है. इससे पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फाइंड किया था. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है. इस टॉपिक से पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी है, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है. तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये जो है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, आइंस्टाइन ने क्या बताया था. तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक्चुअली ये कहा गया है कि सबसे पहले रिलेशन आया था एनर्जी और मास. इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा कि एनर्जी और मास जो है वो दोनों कंजर्व्ड हैं. एनर्जी कभी भी कहीं एक्सटर्नल सोर्स से नहीं आ सकती और ना ही कभी डिसअपियर हो सकती है. हो सकता है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. वही आपने मास के बारे में भी सुना है कि मास जो है वो जितना है उतना रहेगा, ना तो वो डिसअपियर हो सकता ना ही वो क्रिएट हो सकता. लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि एनर्जी और मास एक दूसरे से भी रिलेटेड है. कैसे? कुछ जगहों पे देखा गया कि दो पार्टिकल्स टकराए और टकराने के बाद वो दोनों डिसअपियर हो गए. इसका मतलब मास तो कभी डिसअपियर नहीं हो सकता. कहाँ चले गए वो पार्टिकल? तो उसी जगह कुछ रेज को देखा गया. तो रेज का मतलब, वो रेज किसकी थी? एनर्जी की रेज थी. जो भी रेज है ऑब्वियसली दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसका मतलब कि अगर मास डिसअपियर होता है तो उस जगह एनर्जी मास यानी कि एनर्जी में बदल सकता है. और एनर्जी जो है वो सेम प्रोसेस था उसी का अपोजिट, कि रेज जो है वो इंसिडेंट की गई जब किसी न्यूक्लियस पर, तो देखा उसका मास बढ़ जाता है. यानी कि एनर्जी जब डिसअपियर हुई किस में कन्वर्ट हो गई? मास में. तो इसका मतलब एनर्जी और मास एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है. तो ये जो कन्वर्जन है ये आइंस्टाइन ने फाइंड आउट किया था, वो भी एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से. तो एनर्जी एंड मास कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर. दिस इज नोन एज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस. लेकिन जब रिलेशन ऐसे लिखा होता है तो उसको सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसमें जो टर्म्स हैं लेफ्ट और राइट साइड में वो बराबर हैं, ऐसा नहीं कह सकते. इक्विवेलेंट है. ठीक है. इस पर डिपेंड करता है ये एक दूसरे पे. बराबर कराने के लिए, सेटिस्फाई कराने के लिए इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ा, इस फॉर्म में. क्योंकि इस फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इस फॉर्म का मतलब हुआ कि अगर किसी भी जगह मास डिसअपियर होता है तो उसकी जगह कितनी एनर्जी अपीयर होगी? mc² के इक्वल. यानी कि मास जितना था वो और प्लस इतना अमाउंट और है. इतना अमाउंट का मतलब आपको पता है c, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 10⁶ मीटर पर सेकेंड. और स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड. तो इतना अमाउंट जो है, इतना यानी कि मास जो भी बन रहा है उसके साथ साथ इतना अमाउंट और है. ये पूरी इतनी वैल्यू मिल रही है जो एनर्जी है. एक तो ये कंसिडरेशन है. दूसरा ये है कि मास जो है वो एनर्जी में तभी कन्वर्ट हो सकता है, या एनर्जी मास में तब कन्वर्ट हो सकती है जब मास जो था वो इनिशियली जो चल रहा था उसकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए लाइट की स्पीड के इक्वल. अगर वो लाइट की स्पीड के इक्वल है तभी वो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में. ये भी कॉन्सेप्ट है. तो एनर्जी अगर क्रिएट होती है उस जगह जहाँ मास डिसअपियर हुआ तो इतना अमाउंट होगा. और अगर मास बनता है एनर्जी की जगह तो मास इतना बनेगा. तो ये रिलेशन बता रहा है कि अगर मास डिसअपियर होता तो कितनी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी डिसअपियर होती है तो उस मास का कितने टाइम्स मिलेगा. तो ये रिलेशन जो है यही आपका कहलाता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस. तो उसमें आपको लिख लेना है, स्टेट्स दैट करके नोट कर लेगा ये रिलेशन, और चाहे तो आप ये सब भी नोट कर सकते हैं. उसके अलावा क्या बताया गया है इसमें? एग्जाम्पल्स. जैसे एग्जाम्पल्स में कहा गया कि जो, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दो पार्टिकल्स टकराए तो उन पार्टिकल्स में कहा एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का इक्विवेलेंट पार्टिकल था. इलेक्ट्रॉन के बराबर उसका मास होता है लेकिन चार्ज उस पर पॉजिटिव होता है, पॉजिट्रॉन कहलाता है. तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब टकराए बहुत तेजी से फास्ट तो वो दोनों डिसअपियर हो गए.
और उस जगह पे गामा रेज को देखा गया। तो गामा रेज की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, इतनी थी। उनके मास के साथ में c² को मल्टीप्लाई किया तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी गेट। उसको कहते हैं 1.02 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी का अपोजिट फिनोमेना गामा रेज को इंसिडेंट किया गया न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस के मास में इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, वही जितनी भी गामा रेज थी, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के कॉम्बिनेशन के इक्वल। इसके अलावा थर्ड एक एग्जांपल था कि जो सन के अंदर जो एनर्जी है वो किस रीज़न से है, तो उसकी एनर्जी जो है वो यही जो फिनोमेना है कि उसका जितना भी कहते हैं धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ सन का जो मास है वो डिसअपियर हो रहा है, उसका जो है बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल मास डिसअपियर हो रहा है। मतलब उसका कह सकते हैं लाखों करोड़ों सालों में साइज तो थोड़ा छोटा हो रहा है क्योंकि उसका मास कम हो रहा है। तो वो जो मास है उस कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, वही उसकी एनर्जी का सोर्स है। उसके अंदर जो इतनी सारी हीट एनर्जी है उसका सोर्स वही मास है। ठीक है, तो ये आपको एनर्जी मास इक्विवेलेंस और इसके एग्जांपल्स और इसका रिलेशन और ये सारे केसेस नोट करने हैं। ओके, सो नोट इट डाउन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो टॉपिक है आपका पावर। आपने पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो एक्चुअली पावर जो होती है वो क्या है, तो पावर का बेसिक फॉर्मूला था पावर वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो वर्क डन है उसको हम चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन में। जैसे आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहाँ वर्क डन को हम लिख सकते हैं Q इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ हमने W को चेंज कर लिया Q इंटू वी अपॉन आ रहा है टाइम। एक काम और कर सकते हैं, Q को ब्रेक कर लेंगे I इंटू टी इंटू वी अपॉन टी से टी कैंसिल, तो वी आई। ये आपको एक बिल्कुल न्यू रिलेशन मिला है। ये किसका है, इलेक्ट्रिक पावर का है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओम्स लॉ की हेल्प से आप इस पावर को 3 रिलेशंस में लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ से V की वैल्यू पुट करेंगे IR, तो इट बिकम्स I²R। और एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जब यहाँ पर I की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे V अपॉन I, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा VI, दिस इज I²R, दिस इज, और एक फॉर्मूला हो जाएगा आपका V² अपॉन R। ये 3 रिलेशंस पावर के होते हैं। तो पावर में बस आपको इतना ही लिखना है, यूनिट्स बता देनी है। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर में भी वॉट लिखा होता है, वॉट उसकी ऐसा यूनिट है, वैसे किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ये सारी यूनिट्स हैं। कन्वर्जन 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, किसी भी एनर्जी का, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो पावर जो है आपकी किलोवाट में होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मैंने 10th में बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है, यूनिट जो होती है वो लिखी होती है, या तो यूनिट जैसे 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, या फिर इसमें लिखा होगा किलोवाट आवर में। क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो अप्लायंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पावर के होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ऑपरेट कराए जाते हैं, तो किलोवाट आवर इसकी यूनिट होती है। तो ये 2 टॉपिक्स आपको आज के लिए नोट डाउन कर लेने हैं।